जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा, लो भाई सीजीडीए एमओडी ने भी आदेश कर दिया पारित, डीएडीआर की रुकावट खत्म, जल्दी होगा क्रेडिट। में आपको ये आदेश की कॉपी है, ये भी दिखाऊंगा आखिर क्या है। मोदी जी ने फौजी की बढ़ा दी पेंशन, कर रहा है प्रचार, मेरी पेंशन हजारों में बढ़ी। इसकी अकेले की बढ़ी है या सबकी बढ़ी, जरा देखेंगे। और दूसरी बात कहते हैं, शहीदों के नाम से नहीं चलेगा काम। और एक बड़ी वार्ता जिसमें पुलवामा से लगाकर आज तक सैनिकों का किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, इसके ऊपर आप लाइव वीडियो देख सकते हैं। खबरें करते हैं विस्तार से। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले मैं उस खबर का विश्लेषण करूंगा जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम अंदाजा लगा रहे थे कि आखिर डीएडीआर की घोषणा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से हो चुकी है और उसमें सीधा उल्लेख था कि रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपना अपना आदेश जारी करेगा। तो रेलवे का आदेश जारी हो गया था, अभी हमारा आदेश जारी हुआ है। कब हुआ है और आखिर उन्होंने स्पर्श ने जो मैसेज डाला और जो पेंशन का डाला, वो आखिर में कहां तालमेल बिगड़ा हुआ है। तो कार्यालय रक्षा लेखा महानियंत्रक, उलन बटार रोड, पालम, नई दिल्ली का है, जिसको बोलते हैं कंट्रोल जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। और उन्होंने लिखा है 23/10/2023 को, यानी 23 को ही तो मैसेज आया था स्पर्श का कि आपके 31 तारीख को आपके अकाउंट में आपकी पेंशन यहाँ पे आ जाएगी, और वो उस पेंशन में बढ़ा हुआ डीए शामिल नहीं था। तो इसकी वजह है कि 23 तारीख को तो लेटर बनाया और 23 तारीख को चीज फ्लैश हो चुकी थी। अब क्या आदेश दे रहे हैं, सेवा में सभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक और रक्षा लेखा नियंत्रक, ऑल पीसीडीएस एंड सीडीएस थ्रो सीडीए, उन्होंने वैन पे और ईमेल पर ये लेटर भेज दिया है दोस्तों। तो अब होगा अमेंडमेंट। क्या लिखा है, विषय ग्रांट ऑफ डीएनएस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, रिवाइज रेट इफेक्टिव फ्रॉम 1/7/2023। उपरोक्त विषय पर भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के दिनांक 20 अक्टूबर 2023 के कार्यालय ज्ञापन नंबर 14/2023 E2B, जो व्यय विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, की प्रति सूचना मार्गदर्शन एवं अनुपालन हेतु अग्रेसित की जाती है। A copy of Government of Ministry of Finance, Department of Expenditure of Memorandum number so and so, which is available on the website, ये है। और इसको आपने क्या करना है, अग्रेसित किया कि आपको आदेश दिया जाता है। और ये आदेश क्या था, ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये है आपके पास 20 अक्टूबर 2023 का, रिवीजन ऑफ रेट ऑफ डियरनेस अलाउंसेस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2023। और ये था कि सबने अपना अपना ही करना है। तो ये एक आदेश था, इस आदेश की कॉपी इन्होंने दी कि इसको आप इम्प्लीमेंट करिए। और ये सीधा सीधा आदेश है और ये 23 तारीख का है। सुशील रियाड़ है, रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक प्रशासन के, प्रतिलिपि उन्होंने हर जगह भेज दी है और हर जगह कॉपी ऑल पीसीडी सीडी को जा चुकी है। यानी अभी आपका ये हो जाएगा रिवाइज, यानी रिवीजन हो जाएगा और होपफुली इसी महीने की लास्ट तक आपको बढ़ा हुआ डीए एरियर सब मिल जाएगा। इसके ऊपर आप ब्रेक लग गया, अब इसके ऊपर सारी चीजें क्लियर हो गई हैं ब्लैक एंड व्हाइट में। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, मैंने कहा मोदी जी ने फौजी की बढ़ा दी पेंशन। जरा वीडियो देखिए। इसमें प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी जी। मोदी जी क्यों बनने चाहिए? मैं तो भूतपूर्व सैनिक हूँ, हमको पता है उन दिनों में जब हमको एक दुश्मन को जो मारना होता था तो हम लोग परमिशन लेने पड़ते थे, या भाई दुश्मन सामने है तो उसको मारूं या नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अभी मोदी जी बोलते पहले बाद में पूछो। यस, हम लोग जो है 3,500, 4,000, 5,000 तक पेंशन ले रहे थे। अभी हम जो है 35,000, 40,000 तक पेंशन ले रहे हैं। और इससे अच्छा जो है अच्छे दिन और क्या हो सकते हैं हमारे। क्यों नहीं आया? जम्मू कश्मीर में जाके देखिए, किसी को भी अगर नहीं बदलाव आया तो जम्मू कश्मीर में जाए, देखे। अब मैं आपको लगातार 2-3-4 वीडियो है वो आपको जरूर देखना है। ये हाँ बिल्कुल देखना। उन्होंने कहा है, सबसे पहले कहा है कि ये सरकार आने पर हम पहले 350 या पता नहीं 700 पेंशन लेते थे, इस सरकार ने आके पेंशन बढ़ा दिए। किसी एक एक्स सर्विसमैन से बात होती है और लगा करके भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र वाले अपने उसको ट्विटर हैंडल पर डाल देते हैं कि फौजी हमारी कितनी तारीफ कर रहा है। मतलब अब इनका सब कुछ फौजियों पर फोकस है, इतना ध्यान रखना। फौजियों पर फोकस है, जो वहां पर फोकस नहीं जो वन पेंशन के लिए जंतर मंतर पे बैठे हैं या और कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर फोकस नहीं है। जो दे दिया है, जो इनका गुणगान करेगा, उस पर ऊपर फोकस है। जरा इस वीडियो को देखिए, इस पर कमेंट कर सकते हो। अब आइए आगे, पोल खोल वीडियो हम आपके साथ शेयर कर जरूर करेंगे कि पुलवामा जब हुआ और उसके नाम पे बोला कि पुलवामा के बाद
पहला वोट सैनिकों के नाम पर गिरेगा। भाई वोटिंग राजनीति हुई, यानी पहले जो इलेक्शन थे उससे पहले पुलवामा हुआ था। मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए, क्योंकि उसमें इनकी स्पीचेस हैं जिसमें ये कहता कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अपनी, तो ये अवेलेबल मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फ़ोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ? मैंने कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे हैं। तो बोला नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पर। मैं कहा ठीक है, मैं समझा कुछ जांच वाँच कराएंगे, उस पर असर पड़ेगा। कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट। और इसके ऊपर आप मलिक जी हैं और ये राज्यपाल रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं, इधर मेघालय के भी थे, और राहुल गांधी जी से किस तरीके की बातें कर रहे हैं। लगातार ये बातें कर रहे हैं कि हमेशा पीएम मोदी जी हैं, पुलवामा का ये इंसिडेंट हुआ था तो क्या सारी समस्याएं आई थी, हमने अवगत करा दिया था, मैं राज्यपाल था, लेकिन उन्होंने चुप्पी साधने के लिए कहा था और उसका राजनीतिक फायदा उठाया। जरा उनकी ललकार देख लीजिए। फिर उन्होंने ये कहा कि आखिर ये राजनीति या पॉलिटिशियन इस तरह करते क्यों हैं? आखिर कहीं भी चले जाओ आजकल पॉलिटिशियन पर लोग क्रेडिट क्यों नहीं करते? तो क्या बढ़िया बात की उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स की परिभाषा बदलती जा रही है, कि जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद ये कर्तव्य था, एक निष्ठा थी और समाज सेवा थी। ये मतलब हमारे जो पॉलिटिशियंस है, काफी लोगों को ये हो जाती है कि बस बनना ही बनना है। हाँ, मतलब सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करके बनना है। मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी पूरी जो स्ट्रेंथ है जो किसी के पास नहीं है, वो ये है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। इससे सामने वाले सब खलास हो जाते हैं। बट ये होता क्यों है कि मतलब इतनी मतलब इम्पेशंस हो जाती है कि बस हर हालत में ही, मतलब काफी पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं। आजादी के फौरन बाद तो राजनीति एक तरह से कर्तव्य था और लोग करते थे उसको उस तरह, फिर ये प्रोफेशन हो गया और अब ये बिजनेस हो गया। राजनीति एक कर्तव्य था, एक निष्ठा थी और समाज सेवा थी। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रोफेशनल बन गया, यानी ये क्या बन गया? प्रोफेशनल, यानी नौकरी जैसा हो गया कि बेरोजगारी से बढ़िया है नेता बन जाओ और वहां तनख्वाह पेंशन वगैरह मिलेगी और अपना परिवार का भरण पोषण होता रहेगा। लेकिन नाउ प्रेजेंट सिनेरियो में ये बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है, बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है कि जो कंगाल आदमी है वो अमीर कैसे हो जा सकता है और सारी सरकारी सुविधाओं को भोगता है। उसको ये भी नहीं पता कि एक आम इंसान, एक गरीब इंसान, एक मजदूर इंसान, एक फौजी इंसान कि किस तरह अपनी जीवन जिंदगी को काटता है, उसको डीए के ऊपर निर्भर है। और ये बिल्कुल मजे से ही मजे लेते हैं, इनको लगातार पेंशन, लगातार सैलरी, लगातार सब्सिडी, सब कुछ फ्री किया। तो उन्होंने इसीलिए बोला कि उन्होंने कहा बड़ा दुख की बात है कि पॉलिटिशियन अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है कि बस हमें नेता बना दो, टिकट दे दो। आप ये देख सकते हो, बड़ी हैरानी की बात है। मैं इस वीडियो को भी आपने देखना है, हर एक वीडियो, इसमें बड़ी गहराई है, एक एक चीज को लेकर गहराई। उन्होंने बोला है कि आज किसान किस तरह परेशान है एमएसपी को लेकर, जवान किस तरह परेशान है, अग्निवीर स्कीम क्यों ली गई है पेंशन की कटौती करने के लिए। सारी चीजें सिर्फ मतलब देश का बजट वहां बनाना है जहां के लोगों को हम तनख्वाह और ये दे रहे हैं, अपना कुछ भी त्याग नहीं कर सकते, ना अपनी पेंशन त्याग करना चाहते हैं, ना अपनी सुविधाएं त्याग करना चाहते हैं। अनपढ़ और जलील इंसान नेता बनकर देश को खोखला करने के का काम कर रहे हैं। और ये वीडियो आपके सामने आप सुन सकते हो और आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो। धन्यवाद। ये मतलब हमारे जो पॉलिटिशियंस है, काफी लोगों को ये हो जाती है कि बस बनना ही बनना है। हाँ, मतलब सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करके बनना है। मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी पूरी जो स्ट्रेंथ है जो किसी के पास नहीं है, वो ये है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। इससे सामने वाले सब खलास हो जाते हैं। बट ये होता क्यों है कि मतलब इतनी मतलब इम्पेशंस हो जाती है कि बस हर हालत में ही, मतलब काफी पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं। आजादी के फौरन बाद तो राजनीति एक तरह से कर्तव्य था और लोग करते थे उसको उस तरह, फिर ये प्रोफेशन हो गया और अब ये बिजनेस हो गया है। आप जम्मू कश्मीर में जब थे, जी, मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइम था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या मेरी ये राय है कि जम्मू कश्मीर को आप जबरदस्ती या फौज से ठीक नहीं रख सकते हैं। वहां के लोगों को जीत के आप कुछ भी कर सकते हैं
और वहाँ के लोग एमिएबल हैं, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। मैंने तो देखा, मैंने उनको अपने साथ किया। आपने अंदर से डिटेल से देखा, सोल्यूशन वहां किस बेसिस पे आएगा? इमीडिएटली तो उनकी स्टेटहुड वापस करना चाहिए। उनको इतना 370 नहीं चुभा जितनी स्टेटहुड लेकर यूनियन टेरिटरी बनाना चुभा। और यूनियन टेरिटरी इन्होंने किस लिए बनाया, जो मुझे लगता है, मुझे नहीं बताई वो बात, इनको ये अंदाजा था कि पुलिस रिवोल्ट कर जाएगी, जबकि ऐसा नहीं था। पुलिस इतनी फेथफुली रही भारत सरकार के साथ कि ईद का महीना था, एक एक सिपाही ने छुट्टी भी नहीं मांगी, वहीं लाइन में रहे। तो एक तो स्टेटहुड और उनका प्रॉमिस भी है अमित शाह का हाउस में, उसको इमीडिएटली वापस करना चाहिए। और फिर